वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ डाउट्स को सॉल्व करने वाली हूँ इग्नू से रिलेटेड। एंड ये वीडियो मैं क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में बना रही हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो स्पेसिफिकली एड्रेस हो पाए। तो पहला क्वेश्चन होता है कि क्या इग्नू में सप्लीमेंट्री शीट मिलती है। यू आर नॉट गिवन अ सप्लीमेंट्री शीट, तो कीप दिस इन माइंड। पहली जो शीट मिलती है उसमें ही जितना लिख सकते हो सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें ही फिल करने होते हैं, अलग से कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले जो आपको करना होता है जब क्वेश्चन पेपर आपको मिले, आपको उस पर ये देखना होता है कि उस पर टाइम कितना दिया हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पहले से ही बच्चों को टाइम पता होता है, पर समटाइम्स इट कैन बी लाइक कभी मिस प्रिंट हो जाए क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं होते हैं जिसका आपका एग्ज़ाम होता है, एंड दे कंसिडर वही टाइम जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है। तो सबसे पहले आपको टाइम देखना है। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको उसको देखना है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है कि वर्ड लिमिट क्या है। तो ये तीनों चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी होती है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ टू राइट आंसर एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो जो एक पैटर्न यूजुअली फॉलो होता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अभी जो कंक्लूजन है इट कैन बी वे फॉरवर्ड ऑल्सो एज पर द क्वेश्चन। तो एक तो ये तरीका है, दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द आंसर दैट यू विल बी राइटिंग। नेक्स्ट इज डिमांड जो है क्वेश्चन की वो आपको पता चलेगी व्हेन यू विल केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन, एंड व्हाट can be the measures in order to avoid reduce deforestation. So first your answer should include what is deforestation, तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा, it should include what are the causes, and third it should properly address the mechanisms that can lead to the रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस तरीके से आपको क्लियरली सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उन सब पार्ट्स का बनाना है पैराग्राफ। तो जो मेन बॉडी होती है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, उसमें जो बॉडी वाला पार्ट है वो आपको इलेबोरेट करके लिखना है। तो ट्राई टू राइट दैट पार्ट इन 2 or 3 paragraphs. These 2 and 3 paragraphs will have the same heading as is the demand of the question. जैसे उसमें causes और mechanisms पूछता है क्वेश्चन में, I'm taking the same example of deforestation. तो one heading should be about causes and another could be about deforestation and another could be about case studies or examples or maybe any law. So this is how you have to address a question as per the demand. Question number 4 is what kind of pen you are allowed to use. Blue and black pen are allowed. You cannot use any other pen except that. Next question is how to approach any answer. I have already discussed how to address the demand of the question, but how to approach, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दे क्वेश्चन देखते ही, या कुछ ब्रेन स्ट्रॉमिंग या कोई और अदर तरीका है हमारे पास जिसके थ्रू हमें जो आंसर उसको अप्रोच करना होता है। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू डू अ बिट ऑफ रफ वर्क। व्हाट इज़ रफ वर्क है? रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स, एंड इन रफ वर्क ट्राई टू राइट पॉइंट्स। सब पॉइंट्स जैसे होते हैं ना, मेन हेडिंग बोल सकते हो आप उनको लिखो। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड whether you are having sufficient content for an answer or not, and it will also help you to reflect what are the points that you are going to write. रफ वर्क करने से थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग में हेल्प होती है और ज़्यादा आइडियाज़ आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर लिखने लग जाते हो तो मैनी टाइम्स जो इन्फॉर्मेशन माइंड में होती है ना वो सब बिल्कुल पजल बन जाता है और वी आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट कि कौन से वाले पॉइंट में हम क्या चीज़ लिखें। तो रफ वर्क आई वुड से इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन द बिगनिंग। इट वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम, हार्डली 2 से 3 मिनट लगती है इस चीज़ को करने में, बट इट गिव्स यू क्लैरिटी कि आंसर में लिखना क्या है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मेंशन करनी चाहिए। यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग द रफ वर्क कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, अगेन द सब पार्ट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर रफ वर्क। जो रफ वर्क कर रहे हो वो उस तरीके से हो कि आप क्वेश्चन के सब पार्ट्स को एड्रेस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है क्या कॉजेज़ हैं, आप कुछ और ही बता रहे हो, तो इन दैट वे यू वॉन्ट बी एबल टू फेच मच मार्क्स। Next question is question number 6. So as I told you कि
एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। कंसिडर एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट्स हैं। द क्वेश्चन हेयर कम्स इज, अगर आपको उन 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स पता हैं तो उस थर्ड वाले पार्ट को कैसे लिखें। तो सबसे पहले जो पार्ट्स आपको पता हैं उन पार्ट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग, राइट एवरीथिंग ऑफ दैट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक, अब जो थर्ड वाला बचा है उसमें लगाना है आपको कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हैज़ टू बी यूज्ड अराउंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन। सराउंडिंग में, अपने डेली लाइफ में उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपके माइंड में आता है, यू विल बी एबल टू राइट दैट थर्ड पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ हाउ डू वी राइट आंसर टू अ क्वेश्चन जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। तो सबसे पहले रफ वर्क जब आप करने लगोगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो यू विल स्ट्रेस ऑन योर माइंड, यू विल ट्राई टू थिंक कि मैं इसमें क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो व्हेन यू विल ट्राई टू थिंक अबाउट इट ना, एक दो चीज़ें माइंड में आएंगी। तो उसी पर्टिकुलर थीम के अराउंड कुछ भी जो डेली लाइफ में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, आपने कहीं पढ़ा है, कोई पास्ट में कुछ चीज़ थी, बचपन में कुछ स्कूल में पढ़ा था, या कोई कुछ भी मतलब इंपॉर्टेंट सीन रहा हो उससे रिलेटेड, तो एवरीथिंग ऑफ दैट यू हैव टू राइट। अब इसको हैफेजार्ड वे में नहीं लिखना है कि डायरेक्टली कूद गए आंसर लिखना है। एज आई टोल्ड यू, रफ वर्क इन दोज क्वेश्चंस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पता है नहीं क्या लिखना है। तो ऐसे वे में आंसर का अनस्ट्रक्चर्ड होना इज़ मोर ऑफ अ गारंटी। तो यू हैव टू डू रफ वर्क, ट्राई टू राइट एज मैनी एग्जाम्पल्स यू कैन, सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी मेंशन, और उसी हिसाब से हेडिंग आपको बनानी है। व्हेन यू राइट हेडिंग विद ब्लैक पेन सो दैट इट इज easily segregated. Also when you are writing any example, any case study, any current affair thing, so for the same thing you again have to write with the black pen ताकि वो और easily highlight हो। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ डू वी डू टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितनी है और आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और वो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जितने, जैसे कोई क्वेश्चन मान लो 20 मार्क्स का है तो ओबियसली उसकी वर्ड लिमिट ज़्यादा होगी, यू वुड नीड मोर टाइम ऑन दैट। यू हैव टू डिवाइड द टाइम depending on the marks of that question and the word limit of that question. So in this way you will be able to devote proper time to answer each question, and you won't miss out on any particular question. So now moving to question number 9. Question number 9 is हमें एग्ज़ाम में कितने पेजेस लिखने होते हैं या फिर हमें एग्ज़ाम में पूरी शीट भरनी होती है। तो अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम है तो यू ट्राई टू राइट एज मैनी पेजेस यू कैन, preferably you try to fill the entire sheet. Next question is even if you are having less content, how can you ensure that you end up filling the number of sheets designated for a particular question. For example, क्वेश्चन को आपको 4 साइड्स में लिखना है पर आपके पास जो कंटेंट है वो केवल 2 साइड्स का है, तो आप ऐसे में कैसे शीट्स को फिल कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड या तो कोई और आइडिया या उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एड्रेस कर लो, या उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एड्रेस कर लो। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड के इतने सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो आप जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको तो एड्रेस करो ही करो, साथ में उसका कोई और पार्ट, कोई और कंटेक्स्ट भी एड्रेस कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, आप उसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई करंट एग्जाम्पल भी हो सकता है, कोई करंट इवेंट भी हो सकता है, मान ली रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन है आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इतने सारे डिफरेंट और आइडियाज़ हैं जिनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं उस आंसर की लेंथ को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है पर ऐसे में क्या हमारे जो मार्क्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एग्जामिनर एक आंसर शीट को तभी सही से इवैल्यूएट कर पाएगा अगर उसको समझ में आ रहा होगा, रीडेबल होगा जो आंसर शीट में लिखा है। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही गंदी है, जिसको पढ़ के नहीं समझ में आता है ये क्या लिखा है, दैन यू रियली हैव टू वर्क ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ हाउ कैन वी इंश्योर कि हमें किसी क्वेश्चन में बोनस पॉइंट मिल जाए या हम अपने आंसर को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। आप अपने आंसर में अगर कोई फ्लो चार्ट डालो, कोई टेबल डालो, कोई डायग्राम डालो, तो इस तरीके से तो पेजेस फिल करने में हेल्प हो जाएगा। दूसरा, आपके आंसर में एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ट्राई टू ड्रॉ एनीथिंग इन अ मोर क्रिएटिव वे, या यू ट्राई टू एक्सप्लेन एनीथिंग थ्रू
a pyramid and then you divide it into some sections. So all these things can help you fetch good points, क्योंकि अच्छा खासा अगर कंटेंट लिखा होगा then only you will be able to get good marks. Moving forward to next question. अगर हमारे एग्ज़ाम में हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 में से किसी स्टूडेंट को 3 अच्छे से आते हैं, तो क्या वो एक छोड़ सकता है? सो आई वुड से अ बिग नो, नेवर एवर ट्राई टू लीव एनी क्वेश्चन, अगर बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको कितने भी अच्छे क्यों ना आते हों, क्योंकि व्हेन यू लीव अ क्वेश्चन तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि अटैम्प्ट तो किया नहीं है. एंड देयर इज़ नो गारंटी कि बाकी के जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसमें आपको बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले. लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया है तो आपको एक और आपने वो तरीका अपनाया है जो मैंने बताया है आपको इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चंस में, कि किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लिखें जिसका आपको आंसर आता ही नहीं है. तो यू ट्राई टू फॉलो दैट अप्रोच. उससे आपको कुछ हेल्प होगी आंसर में कुछ ना कुछ लिखने के लिए. इन दैट केस टीचर विल बी इन अ पोजिशन टू गिव यू 3, 4, 5, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो इतने मिल जाएंगे. 0 से तो बेहतर ही है. तो इट कैन हेल्प यू स्कोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमारी स्पीड तो बहुत स्लो है और इग्नू में इतना सारा लिखना है, आंसर शीट फिल करनी है, तो मैं कैसे लिखूँ? कंसिडर दिस थिंग कि ये एक एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में यू हैव टू पुश योर लिमिट्स. स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट बताया है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उस चीज़ को फॉलो करो और जो नंबर ऑफ़ शीट्स है उसको डिवाइड करो एज पर द क्वेश्चन. दैट विल रियली हेल्प यू टू कंप्लीट द क्वेश्चन ऑन टाइम. एंड यू ऑल्सो कीप इन माइंड कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट तो लिखना ही पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, इग्नू में मार्क्स कैसे मिलते हैं और किस तरीके की यहाँ पे रेंज होती है मार्क्स की. तो बी वेरी क्लियर दैट हेयर अगर यू आर हैविंग अ थ्योरी paper and the theory paper is of 100, the average marks usually that student will get will be in the range of 50 का लाइन. 50 का लाइन 60 तक मिल सकते हैं. उसके ऊपर इफ़ यू आर गेटिंग दैन या तो आपने मतलब यू हैव रिटन in a way which is like really very extraordinary. I do have some examples of those answer sheets. I'll share them with you in the upcoming videos where I'll show you ki how a student got around 85, that is related to MPA, Masters in Public Administration. So many a times you will only get in the line of 50. अगर 100 मार्क्स का है, अगर 50 मार्क्स का है तो you will mostly end up getting in the lines of 20 और 30 तक आपको मिल जाएगा. In extreme cases maybe beyond that, but it is not very common and it is not the average marks. So the average marks is usually half से थोड़ा ज़्यादा, maybe around like 55% to 60% is the average marks that student usually get. स्टार्टिंग में इट कैन बी अ टोल ऑन द हेड कि मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था या मैं तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ पर मुझे फिर भी इग्नू में मार्क्स नहीं देते हैं, इग्नू में मार्किंग स्कीम ही ख़राब है. दिस इज़ द वे इट इज़. इग्नू में इतने ही मार्क्स मिलते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रिक्ट मार्किंग दैट is there. So I feel that I was able to address some of the very asked questions. If in case you are having any other question except this, mention that in the comment box. I'll pick up that and maybe if there are many questions I'll try to make another video. If the video was helpful, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. And one more thing, that I do have a Telegram group of IGNOU students where I do post important things, so you can join that. I'll also add the link for that channel in the description. Thank you.